वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका एरा देखिए 321 से लेके 297 ईसा पूर्व तक था इनका समय। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य की मदद से की थी और चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्रक या पालीब्रोथस प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट और भारत का मुक्तिदाता, इन सब नामों से जाना जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। इनका जो जन्म है वो कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को मकदूनियाई दास्ता से मुक्त कराया था, इसलिए उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक एवं भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहकर संबोधित किया था, जिसकी पहचान, ये जो सेंड्रोकोट्स कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। इंडिका के राइटर मेगास्थनीज और मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजा हुआ था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, यह मौर्य साम्राज्य का मुख्य निर्माता था। उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसमें बिहार, नेपाल, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन शामिल थे। जैन ग्रंथों और परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था। वह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर चला गया था, जहाँ पर उसने संलेखना क्या होता है? इस क्रिया में भूखे रहकर धीरे धीरे मृत्यु को लोग प्राप्त कर लेते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर संलेखना को अपना लिया था। फिर इसके बाद आते हैं बिंदुसार। इनका समयकाल है 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व। तो बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र था। जब यह पैदा हुआ तो इसके मस्तक पर बिंदु था, इसलिए इसका नाम बिंदुसार रख दिया गया। और ये जो था ये सिजेरियन यानी सर्जरी तकनीक से प्राप्त पैदा शासक था बिंदुसार। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स यानी शत्रुओं का संहारक नाम से संबोधित किया, जबकि महाभाष्य में उसका उल्लेख अमित्र घाट यानी शत्रुओं का हत्यारा नाम से हुआ है। ठीक, शत्रुओं का संहारक, शत्रुओं का हत्यारा, ये सब जो टाइटल है वो बिंदुसार को बोला गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अमित्रोचेट्स, अमित्र घाट। फिर है बिंदुसार ने 2 सागरों के बीच की भूमि यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय प्राप्त की थी और यूनानी स्रोत उसके पश्चिमी राजाओं के साथ कूटनीतिक संबंधों का उल्लेख करते हैं। स्ट्राबो के अनुसार एंटियोक्स यानी सीरियाई राजा ने डिमाचस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। इस प्रकार प्लिनी ने भी उल्लेख किया है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डियोनीसियस को राजदूत के तौर पर भारत भेजा हुआ था। दिव्यावदान में संभवतः उसके शासनकाल के दौरान उसके पुत्र अशोक का उल्लेख है, जिसने तक्षशिला में कुटिल मंत्रियों के विद्रोह पर काबू पा लिया था। और दिव्यावदान के अनुसार ही प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद जो थी वो बिंदुसार की थी और यह 500 सदस्यीय थी, जिसका प्रमुख जो था वो खल्लाटक था और अशोक के समय इसका अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री राधागुप्त था। दिव्यावदान में ये भी वर्णित है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स नामक आजीवक रहता था और पिंगल वत्स ने ही अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। तो ये रही सारी जानकारी बिंदुसार के बारे में। इसके बाद नंबर आता है अशोक का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो इनका जो समय रहा है वो है 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व।
अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट था और इसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके नाम और उपलब्धियां देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है अशोकवर्धन, विष्णु पुराण में ये नाम दिया गया है। बुद्ध शाक्य, मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य। मगधाधिराज यानी मगध का राजा, ये है भाब्रू लेख में। महाराज कुमार पनगुडरिया बुधनी अभिलेख में। प्रियदर्शी राजा, ये है बराबर गुहा लेख में। फिर आगे बढ़ते हैं अशोक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा ये जो नाम है ये है मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, उडेगोलन यानी लघु शिलालेख में। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था, याद रखिएगा मास्की अभिलेख में। और मास्की लेख में देव नाम प्रिय अशोकस तथा गुर्जरा लेख में देव नाम पियस प्रियदर्शिनो अशोक राजस उत्कीर्ण है। फिर देवनाम प्रियदर्शी, ये रुम्मनदेई और निगलिवा, रूपनाथ, गिरनार आदि अभिलेखों में। प्रियदर्शी वैराट भाब्रू लेख, कांधार अभिलेख और दीपवंश में। देवनाम प्रिय ये 13वें शिलालेख में और दीपवंश एवं महावंश में देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी का उल्लेख है। टी कैंथेलर, अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले 1750 में इनको टी कैंथेलर ने इनको खोजा था। ठीक है, उन्होंने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा था। फिर आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम 1837 में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी एवं एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा हुआ था। फिर इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था और जेम्स प्रिंसेप ने ही पहली बार ब्राह्मी लिपि का सफलतापूर्वक उद्वाचन किया था। और धौली और गिरनार लेख को पढ़ने का कार्य भी जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर 1840 ईस्वी में नॉरिस ने पहली बार शाहबाजगढ़ी लेख को पढ़ा था और 1840 ईस्वी में किट्टो ने भाब्रू शिलालेख को पंडित कमल कांत की सहायता से पढ़ा हुआ था। चापड़ ही एकमात्र अभिलेख है जिसका नाम अशोक के ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर, सिद्धपुर द्वितीय अभिलेख से मिलता है। प्रथम शिलालेख गिरनार संस्करण तथा 13वां शिलालेख शाहबाजगढ़ी संस्करण कहलाता है। ठीक है, और अशोक के लेख सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। फिर है सर्वप्रथम लघु शिलालेख, उसके बाद 14 प्रमुख शिलालेख यानी दीर्घ शिलालेख और अंत में 6 स्तंभ लेखों को निर्गत किया गया। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा के साथ साथ कुल 4 लिपियां, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी का प्रयोग हुआ है। और अशोक के स्तंभलेख और गुहालेखों में केवल ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरोष्ठी का उपयोग हुआ है, याद रखिएगा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। लघमान और तक्षशिला लेख में अरमाइक और कंदहार का सरेकुना अभिलेख में यूनानी और अरमाइक लिपियों का एक साथ प्रयोग हुआ है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। फिर है अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया और अभिलेखों को निर्गत करने की राजकीय परंपरा अशोक से ही जुड़ी मानी जाती है। फिर आगे देखते हैं, अशोक जो हैं ये बौद्ध धर्म का महान समर्थक था और परंपरा के अनुसार जैसा कि महावंशा और दीपवंशा में उल्लेख किया गया है, उसके भतीजे निगरोध ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया था और उसके शासनकाल के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत से बाहर पहुंचा था। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सिलोन श्रीलंका भेजा था और पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन अशोक के 18वें शासनकाल के समय हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कुछ बेसिक डिटेल अशोक के बारे में। इनके बारे में अब आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।